मोहम्मद ख़ान की अपने शायर दोस्त साक़ी फ़ारूक़ी के बारे में एक दिलचस्प तहरीर। मैंने यूपी का शहर गोरखपुर नहीं देखा, ज़रूरत भी नहीं पड़ी। फ़िराक गोरखपुरी साहब, मजनू गोरखपुरी साहब और फिर शमशाद नबी साक़ी फ़ारूक़ी से मिल लिया। इन साहिबान का लिखा हुआ पढ़ता रहता हूँ। यूँ समझिए शहर गोरखपुर में जितना कुछ देखने और जानने के लायक होगा, हसीन और दिलावेज़ होगा, तकरीबन सभी देख लिया। शहरों में और होता भी क्या है। जी हाँ, साक़ी गोरखपुर में पैदा हुआ। ढाके में उसने इब्तदाई तालीम हासिल की। कराची यूनिवर्सिटी से बीए किया। एमए अंग्रेज़ी में पढ़ रहा था तो लंदन रवाना हो गया और लंदन यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी अदब में दाखिले की कोशिश करने लगा। यूनिवर्सिटी वालों ने कहा, यहाँ तुम्हें बीए दोबारा करना पड़ेगा। साक़ी ने कहा, कर लूँगा। वो बोले, ठीक है, मगर अंग्रेज़ी के साथ यूनानी और लातीनी दोनों ज़बानें पढ़ना होंगी, तब कहीं जाकर बैचलर ऑफ आर्ट्स की सनद मिलेगी। साक़ी ने कहा, ये क्या सिफलापन है। यूनानी तो मैं पढ़ लूँगा, अरस्तू साहब की ज़बान है और सिकंदर आज़म की भी, मगर लातीनी से मुझे उसूली इख्तलाफ है। उन्होंने पूछा, लातीनी से क्या इख्तलाफ है। साक़ी ने कहा, है बस कुछ, आपको क्या बताऊँ। उन्होंने कहा, फिर भी कुछ तो कहिए। साक़ी बोला, चलिए यही समझ लीजिए कि इम्पीरियल रोमा में इंसानों को ग़ुलाम बनाने का रिवाज था और वो अपने ग़ुलामों को शहरी रुतबा नहीं देते थे। तो इस बात पर मैं बहुत खफा हूँ, समझे आप। मैं लातीनी नहीं पढ़ूँगा। लंदन यूनिवर्सिटी वालों ने कहा, फिर तो हम आपको दाखिला नहीं देंगे। साक़ी ने कहा, दाखिला ले भी कौन रहा है, मैं अपने उसूलों पर सौदेबाजी नहीं कर सकता। और बात वहीं ख़त्म हो गई। चुनांचे साक़ी फ़ारूक़ी ने आगे जो कुछ पढ़ा वो इदारों वगैरह की धौंस धड़ी से बाहर रहकर ही पढ़ा। साक़ी फ़ारूक़ी ने उम्र अजीज़ का बड़ा हिस्सा गोरखपुर, ढाके, कराची और लंदन में गुजारा है। वो ऑस्ट्रिया के शहर वियना जाके कई दिन रह पड़ता है, क्योंकि वियना में उसका ससुराल है और उसके ससुर हैं जो हिटलर के ज़माने में नाज़ी तहरीक में शामिल थे। मैंने साक़ी को कराची और लंदन में उसके दोनों घरों में देखा है। कराची वाले घर में दूसरे अहले खाना के बरखिलाफ़ वो ऐसे रहता था जैसे लोग होटलों में रहते हैं। किताबें तक थप्पियाँ बना कर रखता था, गोया इधर कूच का हुक्म मिला उधर बख्शों में भर के रवाना हो जाएगा। इसके बरक्स अपने लंदन वाले घर में साक़ी ठीक ठाक जम के और अपनी जड़ें वड़ें फैला के बैठा था। इस हद तक कि उसने अपने मरूम कछुए और अनजहानी कुत्ते कामरेड के मरकत भी घर के अक़बी लान में बना रखे थे, जिसकी ज़ियारत वो हर आते जाते को कराता था। मैं और ब्रादरम जमाल एहसानी ने कामरेड कुत्ते को ज़िंदा हालत में देखा है, मगर जमाल उसकी रेलत से पहले लंदन छोड़ चुके थे। वो मतफ़न कामरेड ना देख सके, जबकि इस खाकसार को कामरेड की ख़बर पर एहतियातन 2 मिनट खामोश खड़े रहना पड़ा। मैं हरगिज़ ऐसा न करता, मगर साक़ी ने भौंकना शुरू कर दिया। मजबूरी थी। साक़ी फ़ारूक़ी के गोरखपुर, ढाके के ज़माने जाहिलियत के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं मालूम। उस वक्त मैं वहाँ नहीं था। गोरखपुर के पस मंज़र के बारे में इतना जानता हूँ कि साक़ी के दादा खान बहादुर खैरात नबी रिटायर्ड एसपी थे और बड़े दबंग आदमी थे। वो सरसेद के पसंदीदा लिबास यानी 3 पीस सूट और नेकटाई में रहते थे, क्योंकि ख़ासे वजी बुज़ुर्ग थे, इसलिए तस्वीर में बहुत शानदार लगते थे। खान बहादुर साहब की ये तस्वीर कराची में साक़ी के दस्तगीर सोसाइटी वाले 120 गज़ के किराए के मकान में बड़े कमरे में लगी रहती थी। मुझे याद है, हम लोग पहली बार साक़ी के घर गए। ये सन 58 का किस्सा है। तो यास यगाना चंगेज़ी की किसी गज़ल की तलाश में वो हमें लिए हुए अपने अब्बा के बड़े कमरे में घुस गया। वहाँ पहली और आखिरी बार हमने ये तस्वीर देखी। उसके अब्बा घर पर नहीं थे, इसलिए साक़ी को यकीन था कि यगाना की गज़ल की बाजियाबी में वो कामयाब हो जाएगा। दरअसल साक़ी के अब्बा मरहूम डॉक्टर इल्तिफ़ात नबी साहब को यगाना इस कदर पसंद था कि वो साक़ी के ज़ख़ीरे कुतुब और उसके कागज़ों के पलंदों से हर वो रिसाला या कागज़ का पुर्जा तलाश कर मंगवाते थे जिस पर यास यगाना का एक शेर भी लिखा हो। ख़ुद वो बहुत मसरूफ़ आदमी थे, इसलिए गज़लों वगैरह की नकलें तैयार करने का वक्त कहाँ से लाते।
साक़ी को ताक़ीद कर देते थे कि भाई गज़ल अभी मेरे पास ही रहने देना, पढ़ लूँगा तो लौटा दूँगा। ये वो ज़माना था कि यास यगाना की शायरी को कराची के नौजवान बाकायदा दरियाफ्त कर रहे थे। यगाना का एक नया शेर बल्कि मिसरा भी नौजवानों के हलक़ों में ख़बर का दर्जा रखता था। ख़ुद यगाना साहब बाक़ायदे हयात थे। कराची में अल्लामा रशीद तुराबी साहिब क़िबला की इल्मी मजलिसों में यगाना का तूती बोलता था। यानी बुज़ुर्गों और नौजवानों में ये दौर यगाना की मकबूलियत का सुनहरी दौर था। तो यगाना की गज़ल की तुफ़ैल हमने ख़ान बहादुर खैरात नबी की ये शानदार रंगीन तस्वीर देख ली। मेरे लड़कपन की यादों में वो रोगनी तस्वीर को एक ख़ास अहमियत हासिल रही है। ख़ुद मेरे वालिद पोर्ट्रेट पेंट किया करते थे। साक़ी के जद्दे बुज़ुर्गवार की तस्वीर में कोई ऐसी बात ज़रूर थी जिसे देखकर मैंने कहा, वाह यार, ये कौन शानदार बुज़ुर्ग हैं। कौन, कहाँ? साक़ी ने अपनी मसरूफ़ियत की बेदारी में पूछा। अच्छा, ये मेरे दादा हैं मिस्टर खैरात नबी। मैं अभी तक तस्वीर के शहर में था। मैंने पूछा, ये अपने कोट के सीने पर सरसैयद जैसा तमगा क्या लगाए हुए हैं? कहाँ? कहकर साक़ी तस्वीर की तरफ मुड़ा। कहाँ कहकर साक़ी तस्वीर की तरफ मुड़ा। अच्छा ये मैं कुछ ना समझा। मैंने कहा, अच्छा ये, और हूँ से तुम्हारी क्या मुराद है? ये क्या कोई तमगा नहीं लगाए हुए? अरे हाँ भाई नहीं, इन्हें ख़ान बहादुर का ख़िताब मिला था। साक़ी ने अपने अब्बा की दराज खोलकर फिर कागज़ उलटना पलटना शुरू कर दिए। मुझे उसका ये हूँ वाला रवैया बुरा लगा। कंधा थपथपा कर मैंने कहा, इधर देखो, बात सुनो। ये कोई शर्मिंदा होने की बात तो नहीं है। बहुत से पोते इस बात पर फ़ख्र करेंगे कि उनके दादा को ख़ान बहादुर का ख़िताब मिला था। ये तुमने क्या बकवास लगा रखी है? साक़ी ने तस्वीर की तरफ उंगली उठाकर कहा, मैं इनसे नाखुश हूँ। उन्होंने अंग्रेज़ का ख़िताब क्यों कबूल किया? साक़ी को टोका, भाई अल्लामा इक़बाल को भी तो सर का ख़िताब मिला था। क्या समझते हो, अल्लामा इक़बाल से मुझे कोई कम शिकायत है? वो तो उनकी शायरी की वजह से दरगुजर करता रहा हूँ। यूँ है, मेरे ख़ान बहादुर दादा अगर इक़बाल जैसे एक भी शेर कह देते तो उनकी ख़ान बहादुरी को मैं माफ़ कर सकता था, मगर वो शेर ही नहीं कहते थे। उसने मुड़कर तस्वीर से कहा, सॉरी सर, मजबूरी है। फिर चहकर बोला, ओहो, ये रही गज़ल। साक़ी को बिलाखिर दराज में यगाना वाली गज़ल मिल गई। हम उसके अब्बा के कमरे और दादा की तस्वीर से बाहर आ गए। दस्तगीर कॉलोनी फेडरल बी एरिया के उस घर का नंबर शुमार 100 था, जिसमें साक़ी ने अपनी तख्लीक़कारी, अपनी ज़िल्लत और सरशारी और उरूज का तवील ज़माना गुजारा। 100 नंबर के उस मकान में साक़ी के दोस्तों को बेवक्त चाय पिलाने, खाना खिलाने, फ़र्श पर गद्दे बिछवाने, यानी हम खाना बदोश शायरों को बसेरे की इजाज़त देने वाली उसकी अम्मी मौजूद थीं। खुदा उनके दर्जात बुलंद करे। वो एक नौ की फलाही ममलिकत थी। उन्हीं के भरोसे पर हम में से कोई भी साक़ी के घर किसी भी वक्त चला जाता और फलाह पाता था। फेडरल बी एरिया अभी पूरी तरह आबाद नहीं हुआ था। खुदा मालूम 10 बजे के 11 बजे यहाँ बसें बंद हो जाती थीं। साक़ी फ़ारूकी का मेज़बानी वाला ज़मीर हर किसी भरोसे के काबिल नहीं था। हम डरते ही रहते थे कहीं 12 बजे रात को एक शख्स अपनी नज़में सुनाने के बाद हमें खुदा हाफिज़ कहता हुआ दरवाजे तक ना पहुँचा दे। लेने के देने पड़ जाएंगे, मीलों पैदल चलना पड़ेगा। हो सकता है पुलिस वाले धर ले। अगरचे ऐसा कभी हुआ तो नहीं, फिर भी एक खौफ सा दिल को लगा रहता था, क्योंकि बाज़ लोगों ने ख़बर दी थी कि साक़ी की आँख में किसी चौपाए का बाल है। यह खबर बात को झूठ निकली। ताहम किसी वाक़िफ़ हाल ने खुशखबरी भी दी कि साक़ी के घर पहुंचकर ऐसा किया करो कि बुलंद आवाज़ से अम्मी को सलाम कर लिया करो। ये ज़रूरी है। बस किसी तरह उसकी अम्मी को मालूम हो जाए कि बच्चे आए हुए हैं, फिर वो खुद ही संभाल लेंगी। माँ तो फिर माँ होती है। साक़ी कितना पुरफन पुरफरेब आदमी, उसका अंदाज़ा हमें पहली मुलाकात पर ही हो गया था, या यूँ कहिए कि पहली मुलाकात पर अंदाज़ा ना हो सका था। दूसरी बार पहुँचे तो मालूम हुआ कि पहली बार जो, मगर नहीं, ये वाक़या मुझे इब्तिदाई से सुनाना पड़ेगा। दूसरी बार पहुँचे तो मालूम हुआ कि पहली बार जो, मगर नहीं, ये वाक़या मुझे इब्तिदाई से सुनाना पड़ेगा। हम दोनों को पहली बार कहाँ किसने मिलवाया अब याद नहीं। हाँ, इतना याद है कि सुबह के 9 बजे से रात के 8 बजे तक हम लोग मुख्तलिफ़ घरों पर
चाय, खाने, सिगरेटें खाते पीते रहे और बातें करते रहे। बहुत सा पैदल चले, बसों में बैठे और 8 बजे किसी न किसी तरह दस्तगीर कॉलोनी साकी के साथ उसके घर पहुंच गए। घर पर उसने हमें खाना खिलाया, चाय पिलाई और कहने लगा, अब मैं तुमको ऐसी जगह ले जाकर बिठाऊंगा कि जिसकी दिलावेजी और तरावत और हुस्न किताबों में दर्ज किया हुआ तो शायद मिल जाए। तुम में से किसी के ज़ाती तजुर्बे में खुदा की कसम ऐसी दिलावेजी, तरावत और हुस्न हरगिज़ ना होगा। आओ सब के सब मेरे पीछे चले आओ। अगस्त का महीना और अमावस की रातें थी, यानी जब चांद बिल्कुल नहीं निकलता। उस वक्त तक दस्तगीर कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं लगी थीं। हम मकानों की कतार से निकले तो सामने खुला मैदान था। घुप अंधेरे में हमारी रहनुमाई करता साकी फारूकी हमें सीमेंट की बेंचों तक ले गया। कहने लगा, बैठो और गहरे गहरे सांस लो। ये पुरवाई है, शायद उत्तर पवन है। हाँ ठीक तो है, अपने सिर में बादे शुमाल ही बादे बहार होती है, यानी उत्तराधी। बहरहाल जो भी हो, ये सामने हद नज़र तक, या इस वक्त नज़र नहीं आ रहा तो अगले 4 फरलांग तक एक लश ग्रीन सब्ज़ार खुला हुआ है, यानी दस्तगीर पार्क। ज़रा सूंघो, इस हवा में नई धूप की खुशबू है, नमू का सरसब्ज़ वादा है ना। तो ये वो जगह है यारो जहाँ बैठकर मैंने अपनी बेशतर शायरी सोची है।